हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 229। इससे पहले इस कहानी के 228 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था, नकुल तो झूले पर बैठे बैठे ही सो गया था और प्रज्ञा भी वहीं बालकनी में पड़े हुए सोफे पर सो गई थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगर उसके कमरे में उसकी माँ आ गई तो फिर क्या होगा अगर उन दोनों को इस तरह से देख लिया। प्रज्ञा को किसी से भी डर नहीं लगता था। वो सबको अपने दो आंसू टपकाकर मना लेती थी, लेकिन शिखा प्रज्ञा की बातों में कभी भी नहीं आने वाली थी। शिखा भी इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। इतना आप सब लोग पिछले भाग में देख चुके थे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। उसने भी एकदम से चिल्लाते हुए कहा कि मानव, प्रज्ञा को बुलाते, वो भी नाश्ता कर लेगी। 9 बज गए हैं लेकिन लड़की अभी तक उठी नहीं है। ये पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं अब शादी के बाद क्या ही करेगी ये। तभी गीतांजलि भी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोलती है कि तुम हमेशा ही मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो शिखा। शिखा ने भी गीतांजलि की तरफ देखकर कहा कि माँ, क्योंकि शादी के बाद सबको काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत काम तो सबको ही करना पड़ता है ना, तो फिर इसको भी तो करना पड़ेगा ना। ये 9 बजे तो सोकर उठेगी तो फिर ससुराल में हमारी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाएगी ना। गीतांजलि बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के लिए बड़े से महल का राजकुमार ढूंढूंगी जहां पर उसे बिल्कुल काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहेगी मेरी बेटी। शिखा और गीतांजलि दोनों ही इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करती थी। शिखा को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बेटी की किस्मत अगर पलट गई तो उसकी बेटी सरवाइव नहीं कर पाएगी, जबकि गीतांजलि को हमेशा ये लगता था कि वो प्रज्ञा की शादी बहुत बड़े घर में करेगी जहाँ पर वो रानियों की तरह रहेगी, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। शिखा ने भी अब बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा और बोलती है कि मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। गीतांजलि ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम रुको, मैं जाती हूँ उसे बुलाने। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, उसे डांटते हुए नीचे लेकर आओगी तुम। इतना कहकर गीतांजलि भी सीढ़ियों से होते हुए सीधा प्रज्ञा के कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसने भी प्रज्ञा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। गीतांजलि ने भी वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी अभी खुला हुआ था, वहाँ पर भी कोई नहीं था। गीतांजलि फिर इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार प्रज्ञा कहाँ चली गई कि तभी उसकी नज़र अचानक से बालकनी पर जाती है जहाँ पर उसे नकुल के पैर दिखाई देते हैं। नकुल के पैर देखकर गीतांजलि के दिल की धड़कनें तो एकदम से डबल स्पीड के साथ भागने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि प्रज्ञा की बालकनी में ज़रूर कोई लड़का है। गीतांजलि ने भी अब धीरे धीरे करके बालकनी की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। उसने बालकनी का नज़ारा देखा तो उसे एकदम से हैरानियत हुई। वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा ही एकदम से चौड़ी हो गई थी। नकुल अभी भी आराम से झूले पर सो रहा था और प्रज्ञा को तो होश ही नहीं था। वो भी सोफे पर कब सो रही थी उसे भी नहीं पता चला। गीतांजलि कुछ देर तक तो दोनों को ही देखती रहती है और फिर वो जल्दी से कमरे में आ गई और खुद को संभालते हुए बोलती है कि मतलब प्रज्ञा और नकुल के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है, लेकिन नकुल तो बोलता भी नहीं है। प्रज्ञा नकुल को पसंद कैसे कर सकती है। अगर शिखा को गलती से भी पता चल गया तो सब एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डांटेगी प्रज्ञा को। क्या करूँ हे भगवान। कुछ सोचकर गीतांजलि भी कमरे से बाहर निकल जाती है और इतने में ही शिखा ने नीचे से चिल्लाते हुए कहा कि क्या हुआ है माँ, आपकी लाडली उठी नहीं है क्या अभी तक। गीतांजलि बोलती है कि तुम नाश्ता करो और अपने ऑफिस जाओ, मैं अपनी लाडली को खुद ही संभाल लूँगी, जाओ तुम अपने ऑफिस। इतना कहकर गीतांजलि ने भी दरवाज़ा खटखटाते हुए जोर से कहा कि प्रज्ञा प्रज्ञा। प्रज्ञा की तो आंखें ही नहीं खुलती हैं, लेकिन नकुल की आंखें एक ही झटके में खुल गई थीं। इतने में ही गीतांजलि ने फिर से कहा कि प्रज्ञा तुम उठ गई हो क्या, अगर उठ गई हो तो दरवाज़ा खोलो। नकुल के दिल की धड़कनें तो अब एकदम से बढ़ गई थी। उसने टाइम देखा और फिर प्रज्ञा की बाजू पकड़कर उसे हिलाने लगा। प्रज्ञा की आंखें खुलती हैं तो उसने भी नकुल को देखा और इतने में ही गीतांजलि की आवाज़ फिर से आती है, प्रज्ञा प्रज्ञा। वो दिल की धड़कनें तो अब प्रज्ञा की भी रुक गई थी। उसने भी नकुल की तरफ देखते हुए कहा कि तुम जाओ यहाँ से नकुल, जल्दी से। प्रज्ञा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी नकुल ने बालकनी की ग्रिल पकड़ी और फिर सीधा बालकनी से नीचे कूद गया। प्रज्ञा तो एकदम से आंखें फाड़कर नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी। नकुल भी जल्दी से भागता हुआ वहां से चला गया। उसने 6 फुट की सचादेवा हाउस की दीवार जल्दी से कूदी और फिर उस बड़ी सी 4 फुट की गली को पार किया और फिर 8 फुट की प्रताप हाउस की दीवार कूदी और फिर वापस से भागकर अपने कमरे की बालकनी तक आ गया। उसने पिछली बार की तरह एक बड़े से फ्लावर पॉट पर पैर रखा
रखा और उछलकर एकदम से अपनी बालकनी पकड़ ली और फिर अपने कमरे के अंदर आ गया। और ये सब उसने सिर्फ 2 मिनट में ही किया था। प्रज्ञा तो एकदम से आंखें फाड़कर हैरानी से नकुल की तरफ ही देखे जा रही थी और इतने में फिर से ही गीतांजलि की जोर से आवाज़ आती है, प्रज्ञा प्रज्ञा। प्रज्ञा जल्दी से अपने कमरे के अंदर आ गई और उसने भी दरवाज़ा खोलकर गीतांजलि की तरफ देखा और बोली कि अरे बड़ी माँ आप। गीतांजलि ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत देर से बुला रही, चलो नीचे आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो। प्रज्ञा ने भी धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर गीतांजलि भी चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन उसने जरा भी प्रज्ञा को शक भरी नज़र से नहीं देखा था और ना ही उसे शक होने दिया था कि उसे नकुल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। गीतांजलि को भी प्रज्ञा को लेकर थोड़ी सी अब टेंशन भी हो गई थी, इसीलिए उसने भी आज डिसाइड कर लिया था कि वो पहले अजीत से बात करेगी। रात के वक्त गीतांजलि भी अब अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके जहन में बार बार नकुल और प्रज्ञा की बातें ही घूम रही थी। अभी भी उसके सामने बस वही नज़ारा घूम रहा था। नकुल झूले पर सो रहा था और प्रज्ञा सोफे पर। वैसे तो गीतांजलि को नकुल के अंदर कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी और अजीत ने भी कई बार कहा था कि अगर प्रज्ञा प्रताप फैमिली के बेटे को अपना भाई ना बोलती होती तो वो किसी एक के साथ तो उसकी शादी ज़रूर कर देते। तो नकुल भी उस हिसाब से प्रज्ञा के लिए बिल्कुल बुरा तो नहीं था, दूर का सही था, लेकिन था तो वो प्रताप फैमिली का ही बेटा। लेकिन नीलकंठ के उज्जैन वाले ताऊ जी का पोता तो था ही, उसके अंदर भी प्रताप फैमिली का ही खून दौड़ रहा था। और तभी अजीत भी अपना चश्मा ठीक करते हुए कमरे के अंदर आ गया। उसने भी गीतांजलि को ऐसे गुमसुम सा बैठे हुए देखा तो उसके पास जाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे गीत, क्या हुआ है, ऐसे चुपचाप से क्यों बैठी हो तुम। गीतांजलि ने भी अजीत की तरफ देखा और कहा कि अजीत, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अजीत भी जाकर अब गीतांजलि के बराबर में ही बैठ गया और बोला कि अच्छा, अब बुढ़ापे में भी तुम्हें मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो बताओ ना क्या बात करनी है। गीतांजलि गुस्से में अजीत को देख रही थी। अजीत ने फिर से मुस्कुराकर कहा कि अरे बताओ ना क्या बात करनी है तुम्हें। गीतांजलि बोलती है कि अजीत, तुम्हें नकुल कैसा लगता है। अजीत बोलता है कि किसके लिए, हमारी प्रज्ञा के लिए। गीतांजलि ने भी झट से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अजीत भी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें ये बात प्रज्ञा ने बोली है क्या। गीतांजलि बोलती है कि सवाल पर सवाल पूछ रहे हो आप, पहले मुझे ये बताओ कि प्रज्ञा के लिए नकुल कैसा रहेगा। अजीत अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ठीक से बैठा और उसने भी अपनी आंखों में चश्मा उतारा और बोला कि पागल तो नहीं हो गई हो तुम। नकुल बोल भी नहीं सकता है, हम उसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है कुछ, हमें क्या मालूम उसके बारे में कुछ। बस इतना ही तो पता है कि वो नील के उज्जैन वाले ताऊ जी का बेटा है, इससे ज़्यादा हम क्या ही जानते हैं नकुल के बारे में। हम ऐसे कैसे अपनी बेटी की शादी उसके साथ सोच सकते हैं। अगर प्रज्ञा नकुल को पसंद करती है तो भी उसे रोको, क्योंकि मुझे तो नकुल प्रज्ञा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रज्ञा उसके साथ जरा सा भी रिश्ता बनाए। और वैसे भी प्रज्ञा अभी छोटी है, उसके कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। अजीत ने ये बातें काफ़ी सख्त लहजे में कही थी। गीतांजलि भी गुस्से में अजीत की तरफ ही देख रही थी तो वहीं अजीत भी बेड पर लेटने को हुआ ही था कि तभी गीतांजलि ने अजीत की बाजू पर हल्के से मारा और बोली कि उठो, अभी के अभी उठो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, समझे तुम। क्या प्रॉब्लम है नकुल में, बताओ। अपनी पोती की शादी कभी तो करोगे ना किसी से, किसी अनजान लड़के से करने से अच्छा ही है कि हम किसी जान पहचान वाले लड़के से कर देते हैं अपनी बेटी की शादी। और वैसे भी 15-20 साल पहले कहते थे ना कि प्रज्ञा की शादी अक्षत से कर देंगे। अब अक्षत को तो वो भाई बोलने लगी है, तो फिर नकुल में क्या प्रॉब्लम है तो वो प्रताप खानदान का ही वारिस ना। बस यही ना कि वो बोल नहीं सकता है, इतनी ही तो प्रॉब्लम है। उसी का इलाज कराने के लिए तो वो यहाँ पर आया है। अजीत बोलता है कि क्या चाहती हो तुम। गीतांजलि बोलती है कि नकुल के बारे में सब कुछ पता करो आप, कितनी बड़ी फैमिली है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने भाई बहन है, उज्जैन में कितनी प्रॉपर्टी है उनकी, नकुल कितना पढ़ा लिखा है, उसकी आवाज़ कब गई। मुझे नकुल के बारे में अब सब कुछ जानना है। मैं कुछ भी करके बस नकुल के बारे में हर चीज़ जानना चाहती हूँ। जल्द से जल्द मुझे ये सब कुछ पता करके बताओ आप। अजीत बोलता है कि फिर क्या करोगी तुम। गीतांजलि ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अजीत की तरफ घूर कर देखा और बोली कि फिर अपना सिर फोड़ दूंगी और कुछ नहीं। अजीत, मुझसे ना ज़्यादा सवाल मत किया करो, बस मुझे नकुल के बारे में सब कुछ पता करके बताओ तो बस बताओ। जितनी पोती है ना आपकी, उतनी मेरी भी पोती है वो, मैं उसके बारे में कोई भी गलत डिसीजन तो नहीं लूँगी ना। अजीत बोलता है कि मुझे नकुल प्रज्ञा के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गीतांजलि ने भी
एकदम से अकड़ के साथ कहा कि अच्छा, और आपसे कोई पसंद पूछ भी नहीं रहा है? प्रज्ञा को नकुल पसंद है। ये सुनकर तो अजीत की आंखें एकदम हैरानी से फैल गई थी और अजीत अभी कुछ बोलता उससे पहले ही गीतांजलि ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा कि बस, इस बारे में बात अब बिल्कुल भी नहीं होगी। जब तक हमें नकुल के बारे में सब कुछ पता न चल जाए तब तक हमें शिखा और शोभित को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है। समझ गए ना आप? अजीत ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो गीतांजलि को भी अब हल्का महसूस हो रहा था, वरना सुबह से ही उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में ना चाहते हुए भी तन्वी और सूर्यांश की शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन कोई भी उस तैयारी में हिस्सा नहीं ले रहा था, ना ही कोई शॉपिंग कर रहा था, ना ही कोई एक्साइटेड था, बल्कि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। घर की औरतें तो सूर्यांश को देख देख कर अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी, खास करके अवनी। इस वक्त चारों ही देवरानी जेठानी सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी और उनके सामने साड़ियों का ढेर रखा हुआ था, लेकिन कोई भी उनमें से साड़ियां उठाकर देख भी नहीं रहा था। जो आदमी साड़ी बेचने के लिए आया था वो भी काफी ज्यादा हैरानी से चारों को देख रहा था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज से पहले जब भी वो प्रताप हाउस आया था, चारों ही देवरानी जेठानी बहुत ही एक्साइटेड होकर साड़ियां लेती थी, लेकिन आज तो किसी ने भी साड़ियां देखी ही नहीं, किसी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया था। और इतने में ही सूर्यांश बाहर से आया, उसने भी साड़ियां देखी तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने भी अपनी माँ को देखा जो कि आंखों में पानी लिए बैठी हुई थी। सूर्यांश आगे आया और बोला कि तन्वी के लिए साड़ियां सेलेक्ट की जा रही हैं क्या? सूर्यांश ने उतने में ही एक लाइट पिंक कलर की, एक येलो कलर की और एक डार्क ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की साड़ियां उठाकर उस आदमी को दी और बोला कि ये चारों मेरी होने वाली पत्नी के लिए हैं। फिर उसने अपनी चारों ही देवरानी जेठानी की तरफ देखकर कहा कि माँ, चाची, छोटी चाची, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरी शादी के लिए खुश नहीं हैं क्या? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही तो चाहते थे ना आप सब लोग कि मैं शादी कर लूँ? तो फिर अब तो मैं शादी कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह से मुँह लटकाकर क्यों बैठ गए? चलो इस बार मैं आपके लिए पसंद कर देता हूँ साड़ी। सूर्यांश ने उनमें से 4 साड़ियाँ उठाई और अपनी चारों ही माँ के लिए पसंद कर ली। वो आदमी बची हुई साड़ियों को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अवनी बोलती है कि अब तेरी अम्मा को पता चलेगा कि तू उस तन्वी से शादी कर रहा है, तब क्या होगा? सूर्यांश बोलता है कि अभी अम्मा और पापा को कुछ भी मत बताओ, जब बताना होगा मैं खुद ही बता दूंगा। फिलहाल तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर मेरी शादी में शामिल हो जाओ आप लोग। सूर्यांश सीधा अपने कमरे में चला गया और फिर तैयार होकर इच्छा का हाथ पकड़कर नीचे आने लगा। सब लोग सूर्यांश और इच्छा को ही देख रहे थे। सूर्यांश ने भी लिविंग एरिया के टेबल पर रखा हुआ एक वेडिंग कार्ड उठाया और अवनी को देखकर बोला कि माँ, मुझे अपने कुछ दोस्तों को शादी का कार्ड बांटना है, मैं इच्छा को लेकर जा रहा हूँ। सूर्यांश भी इच्छा को लेकर वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में सूर्यांश ड्राइव कर रहा था और इच्छा उसके बराबर में बैठी हुई थी। इच्छा बोलती है कि हम आकृति भाभी के घर जा रहे हैं क्या भाई? सूर्यांश बोलता है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं है, तुम भी तन्वी को एक्सेप्ट कर लो। इच्छा ने अपने भाई की तरफ देखा और बोली कि भाई, आप मुझसे झूठ मत बोला करो, मैं भी आपका झूठ पकड़ लेती हूँ। सूर्यांश ने भी इच्छा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला कि अच्छा, ये एक सीक्रेट है। ओके। इच्छा बोलती है कि कैसा सीक्रेट? सूर्यांश ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा कि अब मैं अकेला नहीं तड़पूंगा, आकृति भी बराबर की तड़पेगी। तुम्हारा मन था ना कि आकृति का घर अंदर से देखने का, चलो आज तुम्हें मैं आकृति का घर अंदर से दिखा कर लाता हूँ, लेकिन घर जाकर किसी को बताना मत कि तुम और मैं आकृति के घर गए थे। इच्छा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं सचम घर पर ही ना हो, पर वो अपना डर सूर्यांश को भी नहीं बता सकती थी। थोड़ी ही देर में सूर्यांश ने भी गाड़ी गुस्से में आकृति के घर के बाहर आकर रोकी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने भी इच्छा को भी उतार दिया और फिर इच्छा का हाथ पकड़कर उसे लेकर घर के अंदर चला गया। उसके दूसरे हाथ में उसकी शादी का कार्ड था, जिसमें साफ साफ और सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था सूर्यांश संग तन्वी। सूर्यांश सीधा इच्छा को लेकर उसके घर के अंदर गया और चिल्लाते हुए बोला कि आकृति, आकृति। आकृति भी अगले ही पल, जो कि अभी अपने कमरे में आंसुओं को बहा रही थी, उसने भी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। सूर्यांश ने भी आकृति के आंसू को देखा और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। सूर्यांश बोलता है कि अभी तो मेरी तन्वी से शादी भी नहीं हुई और तुमने तो रोकर अपनी हालत ही खराब कर ली है। आकृति सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गई और फिर सूर्यांश ने भी आकृति की तरफ अपनी शादी का कार्ड फेंकते हुए कहा कि ये लो मेरी शादी
शादी का कार्ड अपने भाई को लेकर आ जाना और देख लेना मुझे तन्वी से शादी करते हुए। आना ज़रूर आकृति, ताकि मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकूं, ताकि मंडप में बैठा हुआ जब मैं तन्वी की मांग भरूं तो तुम मेरे सामने ऐसा ही चेहरा लेकर बैठी रहो। तुम्हें महसूस हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी जिद के चलते क्या खो दिया है। तुम्हें लगे कि तुमने अपने भाई को सही समझकर खुद के साथ कितना गलत कर लिया है। आना ज़रूर आकृति, अगर तुम नहीं आई ना तो फिर मैं अपनी आदमियों से कहकर तुम्हें उठवा लूँगा, लेकिन मांग तो तुम्हारे सामने ही तन्वी की भरूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो फिर ना सही, अब तुम्हें यकीन दिलाऊंगा मैं भी नहीं। तुम भी जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो, लेकिन तुम्हारे सामने ही तन्वी का हाथ पकड़कर उसके साथ अग्नि के चारों ओर फेरे लूँगा मैं। आकृति सूर्यांश को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। फिर उसने भी गुस्से में सहारा लेते हुए कहा कि तुम्हें जो भी करना है करो, मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के जाने के बाद जो भी करना है वो करो, जाकर चले जाओ यहाँ से। सूर्यांश भी आकृति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा और आकृति डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। सूर्यांश बोलता है कि आने का शौक भी नहीं है, तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया था बस। सच कहता हूँ आकृति, अगर तुम खुद से आ गई तो ठीक है, वरना किडनैप कर लूँगा तुम्हें। इतना कहकर सूर्यांश भी इच्छा को लेकर वापस जाने लगा। वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी सच्चम हाथ बांधकर खड़ा हुआ था, जो कि अभी उसी की तरफ देख रहा था। इच्छा ने सच्चम को देखा तो अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने भाई की बाजू कसकर पकड़ ली। सच्चम ने एक नज़र इच्छा को देखा और कुछ सेकंड के लिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसने सूर्यांश की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने और अभी भी समझा रहा हूँ, मेरी बहन को धमकी मत दिया करो तुम, समझ आई बात, और मेरे घर भी मत आया करो। सूर्यांश बोलता है कि अब तो मैंने दे दी है धमकी, मैं अपनी धमकी पूरी भी करूंगा। तुम्हारी बहन की आंखों के सामने ही तन्वी की मांग भरूंगा, उससे शादी करूंगा। तुम भी आ जाना शादी में, ताकि तुम्हें भी संतुष्टि हो जाए कि फाइनली तुमने अपनी बहन की खुशियों में आग लगा ही दी है। इतना कहकर सूर्यांश ने भी सच्चम को आगे से हटाया और इच्छा को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन जब वो सच्चम को क्रॉस करके इच्छा को लेकर जा रहा था तो इच्छा के सूट का दुपट्टा सच्चम की घड़ी में आकर एकदम से अटक गया। इच्छा को महसूस हुआ कि सच्चम ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया है। इच्छा ने कसकर अपने भाई की बाजू को पकड़ लिया। सूर्यांश और इच्छा दोनों ने ही हल्का सा पलट कर देखा तो सच्चम काफी ज्यादा गुस्से में अपनी घड़ी में से इच्छा का दुपट्टा निकालने की कोशिश कर रहा था। सच्चम इस वक्त कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर था कि वो आकृति की नजरों में गिर जाएगा। कहीं न कहीं उसे इस बात का भी डर था कि आकृति ने बेशक से उसका साथ दिया था, लेकिन गुनाहगार वो भी बन चुका था। जब सच्चम गुस्से में इच्छा का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकाल रहा था, जब उसका दुपट्टा नहीं निकल पाया तो उसने गुस्से में ही अपनी घड़ी ही निकाल दी और इच्छा की तरफ फेंक दी। वो घड़ी इच्छा को लगती उससे पहले ही सूर्यांश ने उसे कैच कर लिया और गुस्से में बोला कि मेरी बहन पर आने वाली हर मुसीबत को मैं उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। अगली बार ऐसी बदतमीजी की ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम। सच्चम भी एकदम से गुस्से में सूर्यांश की तरफ ही देख रहा था। सूर्यांश ने भी इच्छा के दुपट्टे से सच्चम की घड़ी आजाद करने की कोशिश की, लेकिन शायद प्रकृति को भी दोनों का रिश्ता मंजूर था। दुपट्टा का कोना घड़ी से थोड़ा सा सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ रहा था। इच्छा ने अपने भाई को जब ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखा तो उसने भी सूर्यांश का हाथ पकड़ लिया और घड़ी को अपनी मुट्ठी में बांधा और सिर झुकाकर धीरे से बोलती है कि यहाँ से चलिए भैया। सूर्यांश ने भी अपनी बहन को संभालते हुए वहाँ से चुपचाप से लेकर बाहर आ गया। सच्चम उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। उसने फिर पलटकर आकृति की तरफ देखा तो आकृति की आंखों में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे आंसू, लेकिन उसने भी अपने भाई से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसने बचपन से ही सच्चम का स्ट्रगल देखा था और वो मान चुकी थी कि अगर उसके भाई ने जानबूझकर भी उसे और सूर्यांश को अलग किया है तो भी शायद कुछ सोच कर ही किया होगा। आकृति भी आंखों में पानी लेकर चुपचाप से वहां अपने कमरे में चली गई थी। सूर्यांश और तन्वी की हल्दी आज हो रही थी, लेकिन घर में कोई भी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सबके मुंह पर 12 बजे हुए थे और दिल में सबके बेचैनी हो रखी थी। ना ही उन्होंने ज़्यादा लोगों को बुलाया था हल्दी में, जबकि शीला जी ने तो अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को बुला रखा था और उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था कि उनकी नालायक बेटी सूर्यांश से शादी करके प्रताप खानदान की बड़ी बहू बन जाएगी और सूर्यांश जैसा लड़का तो शायद वो सपने में भी नहीं डिजर्व करती थी और अब तो उनकी चांदी ही चांदी होने वाली थी। शीला के चेहरे की
की मुस्कुराहट तो एकदम से अलग ही नजर आ रही थी। शीला ने भी बहुत ही प्यार से सूर्यांश के गालों पर हल्दी लगाई, पर सूर्यांश को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसकी नजरें तो बस अपने मोबाइल के फोन पर ही टिकी हुई थी। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी घर के लोग सूर्यांश की हल्दी में शामिल हो गए थे। नील और रुद्र दोनों ने ही सोफे पर बैठे हुए सबको देखा था। रुद्र बोलता है कि मम्मी पापा को भी नहीं बताया है तुमने। नील ने कहा कि क्या बताऊं मैं मम्मी पापा को यार। रुद्र बोलता है कि अब जैसा भी है उनके पोते की शादी तो हो रही है ना, कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए ना। नील बोलता है कि अच्छा, और पता होगा तो क्या पता होगा, घर में फिर से हंगामा होगा। मैं मम्मी पापा को नहीं संभाल सकता हूँ, उनका गुस्सा तो तू जानता है ना। तुम संभाल सकते हो तो जाकर हवेली ले आओ, जाकर उन दोनों लोगों को। नील ने गुस्से में वहाँ से इतना कहकर चला गया। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि घर के बड़े पोते की शादी हो रही है, बल्कि एकदम से मातम सा छाया हुआ था। अच्छा, संकल्प और मानव तीनों ही मुंह बनाकर तन्वी और सूर्यांश को देख रहे थे। नकुल और प्रज्ञा भी सोफे पर बैठे हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, और गीतांजलि जो कि नकुल और प्रज्ञा को देख रही थी। हल्दी खत्म होने के बाद सूर्यांश ने भी तन्वी का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो तन्वी, कुछ सेल्फी लेते हैं। तन्वी तो एकदम से खुशी से पागल ही हो गई थी। उसे लगा कि जैसे शायद सूर्यांश उसके मायावी जाल में फंस गया है और उसे सच में प्यार करने लगा है। लेकिन वो सूर्यांश था, जितना जमीन के ऊपर था उतना ही जमीन के नीचे भी। तन्वी तो सोच भी नहीं सकती थी कि सूर्यांश के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। तो वहीं सूर्यांश ने भी तन्वी के साथ कुछ सेल्फी ली और वो सारी ही सेल्फी आकृति के फोन पर सेंड कर दी। इधर दूसरी तरफ आकृति, जो कि एकदम से गुमसुम सी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी, तभी उसका फोन जब पॉप पॉप होता है तो उसने भी अपना मोबाइल उठाकर देखा तो सूर्यांश और तन्वी की फोटो एक साथ देखकर उसकी आंखों में एकदम से पानी आ गया और दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। आकृति पिछले कितने ही दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। ये कह सकते हैं कि वो अपने और सूर्यांश के रिश्ते के खत्म होने का माध्यम बना रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई को दोषी नहीं ठहरा रही थी। और तभी पीछे से सक्षम ने कहा कि आकृति ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और मोबाइल साइड में रखा और अपने भाई की तरफ देखकर बोलती है कि हाँ भाई, क्या हुआ। सक्षम के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें वो अभी आकृति के लिए खाना लेकर आया था। सक्षम ने भी आकृति के कमरे में आने का इशारा किया तो आकृति भी कमरे में आ गई और सक्षम ने प्लेट टेबल पर रखी और बोला कि कई दिनों से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम ना ठीक से कुछ खा रही हो ना ही कुछ बोलती हो सही से। जो हो गया सो हो गया, वैसे भी सूर्यांश तुम्हारे लायक नहीं है, चलो अब जल्दी से खाना खा लो। आकृति बोलती है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है भाई, मैं छोटी के पास जाना चाहती हूँ। सक्षम बोला कि मैं उसे खुद यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो जो उसके पास जाना चाहती हो। आकृति बोलती है कि क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं, वो भी तो अकेली रहती है ना, मैं चली जाऊँगी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, मुझे जाना है उसके पास। सक्षम कुछ देर तक तो आकृति को देखता रहा और उसके दर्द को समझ भी रहा था वो, लेकिन सक्षम के लिए उसके माँ बाप की मौत का बदला लेना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो कि शायद इसीलिए वो इच्छा को भी इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतज़ाम करता हूँ। सक्षम बोलता है। अगले 1 घंटे में आकृति गार्डन में खड़ी हुई थी। सक्षम ने उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा कि एयरपोर्ट पहुंचकर मुझे कॉल ज़रूर कर देना और जब वो चुड़ैल तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाए ना तो मुझे भी कॉल करके बता देना, क्योंकि मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, 1% भी। आकृति बोलती है कि फिक्र मत करो भैया, मैं जा रही हूँ ना उसके पास, अब वो कोई भी शरारत नहीं करेगी, बिल्कुल भी। सक्षम बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है, वो शरारत नहीं करती है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और उसे बोल देना कि कोई भी डायरेक्टर नहीं बनना है उसे, चुपचाप से घर वापस आ जाए। ज़्यादा ही करियर बनाने का शौक है तो अपने भाई की कंपनी ज्वाइन कर ले आकर। आकृति ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि उसका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका था। अब सक्षम ने भी ड्राइवर की तरफ देखा और कहा कि जब तक आकृति एयरपोर्ट के अंदर ना चली जाए तब तक वापस मत आना तुम। ड्राइवर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सक्षम भी अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया। परेशान तो सक्षम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन सक्षम अपने इमोशंस को हैंडल करने में एकदम से सक्षम था। ऐसा नहीं था कि आकृति की हालत देखकर उसे दुख नहीं हो रहा था या फिर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, दुख तो उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था। मगर फिर भी एक भाई अपनी बहन की शादी उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जिस घर की वजह से वो दोनों ही भाई बहन अनाथ हुए हैं। आकृति चुपचाप से गाड़ी में बैठी हुई थी और वो समझ चुकी थी कि तन्वी और सूर्यांश की शादी अब हो जाएगी। आकृति ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसे
सूर्यांश के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगे। वो सब कुछ एकदम से याद आया जब अक्षत, मानव और संकल्प तीनों ही मिलकर अपने भाई की बात मानकर आकृति से झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और उसके घर में आकर काम कर रहे थे। उन लोगों का हंसी मजाक, उसे सब चीज़ याद आ रही थी और ये सब कुछ याद करके आकृति के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। और तभी ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मारी। आकृति थोड़ा सा एकदम से झेप हो गई। उसने भी फिर ड्राइवर की तरफ देखा और कहा कि अब ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। ड्राइवर बोलता है कि नहीं, वो सामने। आकृति एकदम से गुस्से में बोलती है कि क्या सामने। ड्राइवर ने भी पलट कर आकृति की तरफ देखा और बोला कि मैडम वो सामने। आकृति ने सामने देखा तो सूर्यांश खड़ा हुआ था और उसके तीनों ही बंदर भी खड़े हुए थे। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके बंदरों पर तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे, क्योंकि उसके बंदर ऐसे थे जो किसी भी टाइम एकदम से गुलाटी मारना शुरू कर देते थे। सूर्यांश भी आकृति की गाड़ी के पास आ गया और उसने भी आकृति की गाड़ी का गेट खोला तो आकृति को बाहर निकाला और बोला कि शहर छोड़कर जा रही हो तुम? अभी तो बस हल्दी की फ़ोटो भेजी हैं, अभी तो मेहंदी की फ़ोटो, शादी की फ़ोटो और रिसेप्शन की फ़ोटो और भी बहुत सारी फ़ोटो भेजनी है तुम्हें। अभी से ही तुम अपने दर्द से भागने की कोशिश करने लगी, अभी से ही इतना ज़्यादा दर्द होने लगा तुम्हें? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। आकृति की आंखों में एकदम से पानी आ गया और वो एकदम से गुस्से में सूर्यांश को देख रही थी। उसका गुस्सा और उसका दर्द दोनों ही उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसे इस बात की हैरानी ज़्यादा थी कि जो सूर्यांश कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था उससे, वो अचानक से इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया उसके सामने। सूर्यांश का एग्रेसिव होना लाजमी था क्योंकि आकृति ने सारा ठिकरी सूर्यांश पर ही तो फोड़ डाला था। सूर्यांश को ही उसने पूरी तरह से दोषी मान लिया था। आकृति भी सूर्यांश के हाथ से अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे सूर्यांश। सूर्यांश भी गुस्से में बोलता है कि कहा था ना मेरी शादी में आना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तुम तो अभी से ही भागने लगी मेरी शादी से। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम भागोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही भागने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा तुम्हें। एक बार मेरी शादी तन्वी से हो जाए उसके बाद तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मर जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। यह सुनते ही आकृति ने हैरानी से सूर्यांश की तरफ देखा, जैसे उसे सूर्यांश के शब्दों पर यकीन ही ना हुआ हो। सूर्यांश ने फिर से आकृति को कड़वी बातें बोलते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ आकृति, मेरी शादी तन्वी से हो जाए उसके बाद तुम्हें जहाँ पर भी मरना है ना जाकर मर जाना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम ऐसे अपने दर्द से भाग नहीं सकती हो बिल्कुल भी। इतना कहकर सूर्यांश ने भी आकृति को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। तो वहीं ड्राइवर गाड़ी से निकल ही रहा था कि तभी संकल्प ने उसे बोला कि भाई तू ना रहने ही दे, मारा जाएगा बिना मतलब में। मेरा भाई भागी हो चुका है इस वक्त, वो नहीं मानेगा। तू चल बैठ ड्राइविंग सीट पर, हम चलते हैं ना तेरे साथ। इतना कहकर तीनों ही भाई गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा कि ऐसे मत देखो भाई, तेरी मैडम के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे मेरे भाई, तू चल बस गाड़ी घुमा ले और हम सबको लेकर राय मेंशन में चल। ड्राइवर के पास भी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर तीनों ने ही एक एक थप्पड़ भी मारा तो भी ड्राइवर बेहोश हो जाता, मरता क्या ना करता। बेचारे ने गाड़ी एकदम से घुमा ली। इधर दूसरी तरफ सूर्यांश खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और आकृति उसके बराबर में आंखों से भरी हुई आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इमोशंस तो कंट्रोल नहीं हो रहे थे उससे। सूर्यांश इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गाड़ी चला रहा था। एक बार तो उसकी गाड़ी एकदम डिवाइडर से लगते लगते बची हुई थी। आकृति तो एकदम से डर ही गई थी। तो आकृति बोलती है कि सूर्यांश गाड़ी धीरे चलाओ। सूर्यांश बोलता है कि क्यों, मरने से डर लगता है क्या? तुम भी तो देखो कि जब मौत करीब आती है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब तुम्हारे भाई ने मेरे कमरे में तन्वी को भेजा था ना और पूरी मीडिया मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई थी ना, उस वक्त मैंने भी डर महसूस किया था अपने लिए, और ऐसा डर जो शायद मौत के आने से लगता है, वही डर मुझे तब महसूस हुआ था। लेकिन मैं ये बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम तो मान ही चुकी हो ना कि मैंने ही गलती की है, मैं ही दोषी हूँ, तुम्हारे भाई ने गलती नहीं करी है। ये कहकर सूर्यांश ने भी गाड़ी लेफ्ट मोड़ ली। सूर्यांश की गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज हो गई थी और आकृति को तो अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। आकृति ने भी सूर्यांश की बाजू पर हाथ रखकर अब कहा कि सूर्यांश एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दोनों ही मर जाएंगे, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाओ ना। सूर्यांश ने भी गुस्से में लेकिन तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जाने मन, मैं तो तभी मर गया था जब पूरी मीडिया में मेरी इंसल्ट हो रही थी, थोड़ी बहुत जान बची थी तो तुमने उस वक्त मार दिया था जब तुमने मेरी बातों पर विश्वास ना करके अपने भाई की बातों पर विश्वास किया था। तो अब मेरे अंदर तो वैसे भी जान नहीं बची है, मुझे तो मौत से डर ही नहीं लगता है और तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर सूर्यांश ने भी गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ा दी। आकृति डर के मारे
एकदम से कांप रही थी, लेकिन सूर्यांश को आकृति पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों उसे अपने ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी अपनी कीमती टाइम ऐसी लड़की पर इन्वेस्ट कर दिया था जिसे उसके इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। और आखिर में सूर्यांश ने भी गाड़ी राय मैंसन के बाहर आकर रोकी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने भी आकृति का हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और खींचता हुआ उसके घर के अंदर लेकर चला गया। सूर्यांश ने भी आकृति को लगभग धक्का दे दिया और फिर आकृति अपने बड़े से मेंशन के फर्श पर जाकर गिर पड़ी। लेकिन सूर्यांश को जरा भी तरस नहीं आ रहा था आकृति के ऊपर, और आता भी तो क्यों आता। जैसे जैसे वो तन्वी से शादी कर रहा था उसकी पूरी फैमिली अंदर से मर रही थी। कितने सपने देखे थे उन्होंने सूर्यांश की शादी के लिए, लेकिन आकृति और सक्षम ने सब कुछ खराब कर दिया था। आकृति ने भी हैरानी से सूर्यांश की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि सूर्यांश उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। सक्षम ने भी तो दुश्मनी निभाने के चक्कर में सूर्यांश की दुनिया के सबके सामने बेइज्जती कर दी थी, और फिर अपनी बहन की नज़रों में वो महान बन गया था। सूर्यांश तो 2-3 कदम चलकर आकृति के पास आया और अपने पंजों के बल बैठकर गुस्से से बोलता है कि तुम मरो या फिर जियो, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और ना ही पड़ेगा। मैं तुम दोनों ही भाई बहन से प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन मेरा प्यार से पेश आना ना तुम्हें पसंद आया ना तुम्हारे भाई को रास आया। अब एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जब तक मैं तन्वी से शादी नहीं कर लेता हूँ ना, तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, बल्कि मेरी शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। मेरी शादी तुम खुद अपनी आंखों से आकर देखोगी, वरना मैं गुस्से में तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। और तुम जानती नहीं हो मेरे गुस्से को। अभी तुमने मेरा बस एक साइड देखा है, सिर्फ मेरा प्यार देखा है। अभी दूसरा साइड दिखा दिया ना तो फिर डर के मारे कांपने लगोगी तुम। अभी देखा ना मुझे कि जब मैं भागी हो जाता हूँ तो ड्राइव कैसे करता हूँ। जब अपने भाई की जान प्यारी है ना तो फिर चुपचाप से शादी में आ जाना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना। इतना कहकर सूर्यांश गुस्से से उठा और वहाँ से जाते हुए बोला कि और हाँ, चुपके से जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना तुम, क्योंकि मेरी नज़रें हमेशा तुम पर ही रहती हैं और हमेशा तुम पर ही रहेंगी। कल मेहंदी की फ़ोटो भेजूंगा तुम्हें, आराम से बैठकर देखना और मुझे बताना कि मेरी और तन्वी की जोड़ी कैसी लगी तुम्हें। इतना कहकर सूर्यांश गुस्से से वहाँ से चला गया और आकृति, जो कि बस रोते हुए सूर्यांश को जाता हुआ देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में अवनी भी बेड पर बैठी हुई बस रोई जा रही थी। उसने तो आज गुस्से में ढंग की साड़ी भी नहीं पहनी थी। नील भी अभी अवनी की हालत को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। शीला की बात मानने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, और सूर्यांश ने भी अपने पापा को सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त अलग ही खिचड़ी पक रही थी। नील भी अब कमरे के अंदर आ गया तो उसने भी अवनी की तरफ देखा, तो अवनी ने भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नील बोलता है कि रोने से क्या होगा अवनी, एक बार शादी हो जाने तो उसके बाद तन्वी को मोटा पैसा देकर अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल देंगे। ये सुनते ही अवनी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आई आपको। अगर उसे हमारे बेटे की ज़िंदगी से जाना ही है तो फिर उसे अभी पैसे क्यों नहीं दे देते हैं आप। मैं तन्वी और सूर्यांश को साथ में बिल्कुल भी नहीं देख सकती मैं उसे। नील ने भी एकदम से गुस्से से कहा कि अवनी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम और ज़्यादा ख़राब मत करो। मैं इतना परेशान हूँ कि मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया है कि सूर्यांश और तन्वी की शादी हो रही है, ना ही किसी रिश्तेदार को शादी में बुलाया है, और तुम हो कि मुझे समझने की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रही हो। अवनी भी गुस्से में बेड से उठी और वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाज़ा एकदम से खुल गया। अवनी और नील ने दरवाजे की तरफ देखा तो इस वक्त रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे होगे। फिर रुद्र भी अंदर आ गया और उसने भी नील की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा कि चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। चिल्लाने से और चीखने से कुछ भी नहीं होगा, तन्वी की वजह से तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। नील भी अवनी को एक नज़र गुस्से में देखकर रुद्र के साथ वहां से चला गया और अवनी फिर से रोने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या चल रहा है आखिरकार सूर्यांश के दिमाग में, और क्या सूर्यांश सच में करेगा तन्वी के साथ शादी, या फिर सक्षम की सच्चाई लेकर आएगा वो सबके सामने। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।